डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार मैंने आपको समतलीय ग्राफ की डेफिनेशन दी थी और एक एग्जांपल भी बताया था और मैंने उसमें बताया था कि यदि हम किसी ग्राफ को एक समतल में इस तरह से ट्रेस कर सकें, बना सकें कि कोई भी दो एजेस आपस में इंटरसेक्ट ना करें, कोई भी दो एजेस, किसी भी तरह की दो एजेस आपस में कटनी नहीं चाहिए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर ऐसे फर्स्ट जब अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया था तो ऐसे लग रहा था मानो कि एजेस कट रही हों। फिर हमने दो एजेस थी उनको तो निकाल के बाहर ड्रॉ कर दिया, और या हम ऐसा भी कर सकते थे कि वो दोनों तो रहने दी और जो अंदर एक तीसरी वर्टेक्स ऐसे लग रहा था कि मानो इंटरसेक्टरी, हम उसको बाहर ड्रॉ कर दिया। अब मैं उसी पर बेस्ड एक थ्योरम ले रही हूँ, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। K5 कंप्लीट ग्राफ ऑन 5 वर्टिसेस एक प्लेनर ग्राफ नहीं है, यानी हम इसको ड्रॉ ही नहीं कर सकते जब तक कि दो एजेस कट ना जाए। अब आपको याद दिला दूँ, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे हमको 5 वर्टिसेस में दिया है तो हर वर्टेक्स, यानी हर वर्टेक्स की डिग्री 4 होगी, हर वर्टेक्स अपनी बाकी की चारों वर्टेक्स से जुड़ी हुई होगी। तो यदि K कंप्लीट ग्राफ है तो हर वर्टेक्स की डिग्री K-1 होती है। तो हम यहाँ पे 5 वर्टिसेस दी हुई हैं तो हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री 4 होगी, मतलब हर वर्टेक्स बाकी की 4 वर्टेक्स के बीच एक एज जरूर होगी। अब मान लीजिए हमें कंप्लीट ग्राफ जो है K5 की वर्टिसेस V1, V2, V3, V4, V5 है। तो हम जानते हैं कि जब V1, V2, V3, V4, V5 हमने एक चक्र बनाया तो हमारे पास में दो तरह के रीजन्स हो गए, एक तो इनसाइड द साइकिल और एक आउटसाइड द साइकिल। अब हमने क्या किया, V1 जो वर्टेक्स है वो किस किस से जुड़ रही है, V5 और V2 से तो क्लियरली दिख ही रही है कि दोनों से जुड़ी हुई है। अब हम चाहते हैं कि V4 और V3 से भी ये जुड़ जाए, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में बिना किसी एज को इंटरसेक्ट करते हुए इन दोनों के बीच में एक एक एज खींच दी। तो V1 पे ऑलरेडी V5 और V2 से जुड़ा हुआ था, दोनों के बीच में एज थी, और V1 और V4 के बीच में भी एज है, V1 और V3 के बीच में भी एज है, और कोई भी एजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अब हम लेते हैं V2 और V5 को। अब देखिए क्या है, अब वर्टिसेस V2, अब वर्टिसेस V2 कैसी है, उसको हम किस किस से जोड़ना चाहेंगे, V5 से और V4 से। तो हमने क्या किया, अब वर्टिसेस V2 और V4 को V2 और V4 और V2 और V5 हमने उनको आउटर रीजन में से किसी भी एज से बिना इंटरसेक्ट किए हुए हमने इनको ज्वाइन कर दिया। आपको मैं पिक्चर में दिखा दूं, हमने V2 के साथ की, क्योंकि हम यदि हम V2 से V5 अंदर से लेते, अंदर के रीजन से, तो ये दो एजेस कटती, इसलिए हमने क्या किया, V2 को जब V5 से ऐड किया तो हमने उस चक्र के बाहर का रीजन है उससे एक एज ले ली। सिमिलरली यदि हम V2 से V4 को ज्वाइन करते तो ये दो एजेस कटती, इसलिए हमने क्या किया, आउटर रीजन से V4 और V2 को ज्वाइन कर दिया। अब कंप्लीट ग्राफ हमें K5 K5 प्राप्त करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि वर्टिसेस अब कौन कौन सी छूट गई हैं, V3 और V5 के बीच में एज रह गई है, बाकी तो सब जुड़ चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि कंप्लीट ग्राफ तब प्राप्त होगा जब V3 और V5 को ज्वाइन करना है, ठीक है। और ज्वाइन करने के लिए हम चाहे तो अंदर वाले रीजन से हम दोनों को जोड़ दें, चाहे हम बाहर वाले रीजन से जोड़ दें, लेकिन एजेस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यदि हम V3 से अंदर की तरफ V5 को जोड़ते हैं तब भी एज इंटरसेक्ट होती है, यदि हम बाहर की तरफ जाते हैं तो देखिए अंदर की तरफ जोड़ते हुए मैंने आपको दिखाया है, जहाँ थोड़ा राउंड शेप है वहाँ पर वो नहीं जुड़ सकती है। सिमिलरली यदि हम बाहर की तरफ, बाहर के रीजन से लेते तब भी ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ग्राफ में से किसी भी एज को इंटरसेक्ट ना करे, इसलिए K5 एक समतलीय ग्राफ, प्लेनर ग्राफ नहीं है। अब है हमारा कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ, K33 प्लेनर ग्राफ नहीं है। K33 का मतलब था 3 वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स, ठीक है, और तीनों ये मैंने आपको बना के दिखा दूँ तो V1 जो जहाँ V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो V1 भी V4 V5 V6 से जुड़ी हुई है, V2 इनसे, और आपस में V1 V2 V3 नहीं जुड़े हुए हैं,
आपस में V4 V5 V6 नहीं जुड़े हुए हैं। तो बाय पार्टेड ग्राफ, कंप्लीट बाय पार्टेड ग्राफ की डेफिनेशन थी कि हम पूरे ग्राफ के वर्टेक्स को दो डिसजॉइंट वर्टेक्स के सेट में डिवाइड कर सकें और जो अलग अलग सेट्स हैं उनमें आपस में कोई एज ना हो, लेकिन जो भी एजेस हैं वो एक सेट से दूसरे सेट की एजेस के बीच हों। जब कंप्लीट बाय पार्टेड ग्राफ है तो हर वर्टेक्स जो अपने पास एक सेट में है, जब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे V1 V2 V3 लिया, तो V1 भी तीनों से, V4 V5 V6 से के बीच एज होनी चाहिए, सिमिलरली V2 और V3 की भी, और सिमिलरली V4 V5 V6 के साथ भी ऐसा ही होगा। तो हम यहाँ प्रूव करना चाहते हैं कि K33 यानी 6 वर्टेक्स का बाई पार्टेड ग्राफ है और वो कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ प्लेनर ग्राफ नहीं है। तो मैंने आपको भी पहले बताया हमने क्या किया कि कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ K33 में हमने वर्टिसेस के सेट V को हमने तीन वर्टिसेस के सेट V1 और V2 में इस प्रकार पार्टीशन किया है कि सेट V1 की कोई भी दो वर्टिसेस परस्पर एडजेसेंट नहीं है, मीन्स उनके बीच कोई एज नहीं है, और सेट V2 की भी कोई भी दो वर्टिसेस के बीच एजेस नहीं है, यानी एडजेसेंट नहीं है। और सेट V1 की हर वर्टेक्स सेट V2 की हर वर्टेक्स के एडजेसेंट होती है। और ये शो करने के लिए कि हमें K33 प्लानर ग्राफ नहीं है, हमने क्या किया, K33 की सभी वर्टिसेस को एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस में एक ऑर्डर में हमने एक साइकिल जैसे V1 V2 V3 V4 V5 6 के रूप में ट्रेस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि V1 और V5 को साइकिल के भीतर जो अपना इंटरनल रीजन है वो किसी भी एज को इंटरसेक्ट किए बिना हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, V1 को, जो हमारा बाई पार्टेड ग्राफ था उसमें हमने V1 को V5 से ज्वाइन कर दिया। वर्टिसेस V2 और V6 को साइकिल के बाहर हमने V2 को V6, आपको दिख रहा होगा V2 को V6 के साथ जोड़ना था, तो हमने V2 को V6 के साथ बाहर से ले लिया, बाहर के रीजन से ज्वाइन कर दिया, और वो भी इस समय किसी भी एज को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ जो V1 और जो हमारे पास में V4 है उसके बीच में जो एज है वो आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे V1 V4 के बीच में है, V1 V5 के बीच हमने बना दी, V1 और V6 के बीच ऑलरेडी थी, तो हमारे पास तीनों आ गए। अब V2 से स्टार्ट किया तो V2 और V5 V4, तो V2 किस किस के साथ पहले से जुड़ा हुआ था, V4 के साथ जुड़ा हुआ था, और V2 को हमें V5 और V6 के साथ जोड़ना था, तो V2 V5 के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब हमें केवल V6 के साथ, तो V6 हमने बाहर से ले लिया। अब बचा वर्टेक्स V3 को हमें V4 V5 और V6 के साथ। अब देखिए V3 ऑलरेडी किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, साइकिल जो बनाई हमने, तो V3 हमारे पास जुड़ा हुआ है, V3 V5 के साथ जुड़ा हुआ है और V4 के साथ जुड़ा हुआ है, V3 V4 और V5 के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमें V6 के साथ इसको जोड़ना है। अब यदि हम V3 को V3 हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास में V3 V6 और V5 के साथ जुड़ा हुआ है, V3 और V6 के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब हमें V3 को जो हमें ज्वाइन करना है वो हमें लेना है V6 एंड V4 के साथ हमें इसको जोड़ना है। अब हम जब V3 को V4 के साथ जब हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप देखें कि हमारे किसी भी तरीके से हम इसको बिना रीजन को इसको इंटरसेक्ट किए बिना किसी भी एज को हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये एक प्लेनर ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में रीजन। अब हमने यहाँ पे प्लेनर ग्राफ को जब हम ट्रेस करते हैं तो हमारा जो प्लेन है वो जो एजेस हैं उनके द्वारा अनेक क्षेत्रों में विभाजित करता है।
हम इन जो रीजन्स हैं इनको हम फेसेस कहते हैं, और रीजन्स को प्लेनर ग्राफ के जो वो रीजन जो प्लेनर ग्राफ के बाहर है हम उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रही थी। मान लीजिए हमने जैसे अभी अपने यहाँ पे लिया, सपोज़ यही एग्ज़ाम यहाँ पे यही ले लेते हैं। हमारे पास इस समय कितनी एजेस हैं, तो अब ये जो ये एजेस दे रखी हैं तो उसमें 1, 2 और 3, तो ये अंदर के रीजन्स हो गए, चौथा ये हमारे पास बाहर का रीजन हो गया। तो वर्टेक्स से जितने रीजन्स डिवाइड हो गए, तो यहाँ पर देखिए V1, V6, V3, V5 ये एक रीजन हो गया, V1, V5, V2, V4 एक रीजन हो गया, और V6 और V2 के बीच एक रीजन, और जो एक बाहर का रीजन है। तो हमारे पास जितनी एजेस हैं उससे हमने इसको रीजन्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारा जो थ्योरम है वो है, यदि G एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस, E एजेस और R रीजन्स हैं, तब n माइनस E प्लस R इज इक्वल टू 2 होता है। अब देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाह रही हूँ। मान लीजिए इसी में हमारे पास एक पेंडेंट वर्टेक्स और होती, सपोज V6 से मैंने एक V7 एक वर्टेक्स और मान ले, V6 से V7 यहाँ पर, और एक पेंडेंट वर्टेक्स बना दे, तो हमारे रीजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वो वर्टेक्स अकेली है, तो उसके चारों ओर वही सेम रीजन रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको, सपोज एन जो आयलर्स थ्योरम है, ये आयलर्स फॉर्मूला है, तो जी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है जिसमें क्योंकि कनेक्टेड है तो हर वर्टेक्स हर कोई भी दो वर्टेक्स के बीच पाथ जरूर है। अब यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि जी में केवल एक ही एज है। एक एज है इसका मतलब क्या हुआ, दो तो हमारे पास वर्टेक्स होंगी, इसके बीच में एक एज होगी, और यदि हम इसका रीजन देखें तो कुल मिलाकर एक ही रीजन रह जाएगा क्योंकि एक ही एज है तो रीजन। अब एक रीजन एक एज दोनों हो गए, और उधर दो वर्टेक्स हो गई, तो 2 - 1 + 1 इज़ 2। तो हमारा ये जो आयलर फॉर्मूला है ये सही है। तो हम जब मैथमेटिकल इंडक्शन करते हैं तो हम n = पहले k = 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, फिर हम k = जो भी अपना n है उसको 1 के लिए प्रूव कर दिया, फिर n = k के लिए प्रूव करते हैं, फिर n = k + 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये प्रूव कर दिया कि जब एक ही एज है तो हमारा आयलर फॉर्मूला सही है। अब अपन एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ लेते हैं जिसमें k एजेस हैं, ठीक है, और मान लिया कि G में n वर्टेक्स और R रीजन है, और यदि G में हमारे पास कोई भी, तो हम ये भी मान के चल रहे हैं कि K के लिए हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए G में n वर्टिसेस, R रीजन है, और G में कोई पेंडेंट वर्टेक्स है, तो G में इस पेंडेंट वर्टेक्स को इस पर से इंसिडेंट एज को डिलीट कर देने पर प्राप्त नए ग्राफ में k - 1 एजेस हैं, अतः रिजल्ट G' के लिए ट्रू है। हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं, देखिए हमने सपोज ये मान लिया कि इसके अंदर k एजेस हैं और n वर्टेक्स और R रीजन है, और ये मान लिया कि इसमें एक पेंडेंट वर्टेक्स है। यदि पेंडेंट वर्टेक्स है और मैंने उसमें से एक वर्टेक्स हटा दी तो उसके साथ साथ एक एज भी हट गई, इसका मतलब क्या हुआ, n में से एक कम हो गया और E में से भी एक कम हो गया, तो n - 1 हो जाता, और उधर हमारे पास एजेस में हो गया k - 1, और रीजन एज इट इज़ रहते क्योंकि पेंडेंट वर्टेक्स ना तो रीजन को बढ़ा रही है ना रीजन को कम। तो हमने यदि पेंडेंट वर्टेक्स को हटा दिया तो हमारे पास में एक वर्टेक्स कम हो गया और एक एज कम हो गई, लेकिन रीजन्स की संख्या उतनी की उतनी है, इसलिए हमारा रिजल्ट k - 1 के लिए भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, G' जो अपन ने नया ग्राफ जो हटाया था उसके लिए
सही है। अब हमने क्या किया, डिलीटेड जो वर्टेक्स और एज है उसको वापस से उसी में सम्मिलित कर दिया। तो हमने कहा कि जो वर्टिसेस और एजेस दोनों की संख्या एक एक बढ़ गई और रीजन्स एज इट इज़ रहा। इसलिए रिजल्ट जो है हमारा के एजेस के लिए भी सही है, तो k-1 के लिए सही है, तो k के लिए भी सही है। अब अपन ने कहा मान लीजिए कि कोई भी पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है। पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है तो जी में से किसी भी फाइनाइट रीजन की बाउंड्री में से हमने एक एज को डिलीट कर दिया। जैसे हम एज को, क्योंकि अब पेंडेंट वर्टेक्स नहीं तो अंदर से ही हमने किसी एज को हटाया। जैसे हम एज को हटाएंगे वर्टेक्स तो उतनी की उतनी रहेंगे, लेकिन रीजन्स की संख्या में एक कमी आ जाएगी। जैसे अपन एज हटा देंगे तो रीजन्स क्या रह जाएंगे, एक कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर में एक की कमी आ गई, ई में एक की कमी आ गई, लेकिन एन एज इट इज़ है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव देख लें। तो आर में एक की कमी, ई में एक की कमी, एन एज इट इज़ है, रिजल्ट भी सेम रहेगा। तो यदि एजेस हटा देने पर k-1 होने पर एजेस की संख्या, हमारा रिजल्ट एज इट इज़ रहता है। तो k-1 के समय, और यदि हम वापस से इस एज को शामिल कर दें तो हमारे पास वही रिजल्ट रहेगा n-e + r = 2। इसका मतलब जब k-1 है तब भी रिजल्ट सही है, तो k के लिए भी सही है। इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से 1 के लिए पहले ही सही था, k-1 के लिए हमने कहा सही है, तो k के लिए भी सही है। इसका मतलब ये आयलर जो फॉर्मूला है ये प्रत्येक n के लिए सत्य है।